यूक्रेन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि भारत में डोनेशन के नाम पे इतने पैसे लेते हैं कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो नहीं सोच सकती कि हम 1 करोड़ डोनेशन दे के फिर अपने बच्चों को पढ़ा सके। सपोर्ट करें उनको। सपोर्ट तो ये था कि चाहे वो यूक्रेनियंस हो, चाहे टर्किश हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सारों ने इंडियन फ्लैग का यूज़ किया। जी। एंड मोदी जी ने जब ये कहा कि आप इंडियन फ्लैग दिखा के आपको कोई भी नहीं रोकेगा, तो मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि हम टर्किश से हैं या हम पाकिस्तानी हैं। सब ने बस अपना इंडियन फ्लैग लिया और बस चलते गए और हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई रोड पे। एंड तो आप लोगों ने आसपास फायरिंग या इतने धमाके हो रहे हैं, ये सब आपने कुछ महसूस किया? बहुत ज़्यादा अपनी आंखों से देखा, हमने आंखों से भी देखा, बम गिरता हुआ और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी। पहला दिन बम गिरा, वो भी मतलब हमें धमाका सुनाई दिया। और जो दूसरे तीसरे दिन गिरा तो वहाँ तो हमने देखा भी बम गिरता हुआ प्रॉपर। थोड़ी दूर गिरा था। 15 घंटा हम बंकर्स में रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, सब कुछ वहीं पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बस्तर दर्पण यूट्यूब चैनल में। और हम लोग अभी जगदलपुर में हैं। हमारे जगदलपुर में भी यूक्रेन से कुछ दोस्त आ गए हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं, आप लोगों से भी उनका परिचय करवाते हैं कि अभी इतना युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, इन दिनों में कितना कष्ट हुआ, क्या क्या वहाँ पर झेला है इन्होंने। आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं। स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय दीजिए हमारे दोस्तों से। मेरा नाम निहाल सिंह तोमर है। जी। मैं यूक्रेन में 6वीं मतलब 6th कोर्स में पढ़ाई कर रहा था। मेरा जी। फाइनल ईयर था ये। जी। और हमें मतलब 2 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाता सारा जी। कोर्स। तो इसके कारण हमें, युद्ध के कारण हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। आप बताइए। मेरा नाम दीप्ति तोमर है। जी। मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जी। एंड मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ वहाँ के। जी। जस्ट 2 months बिफोर दिस वॉर हैपेंस जी। एंड आवर डिग्री वाज लाइक वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, सो वी आर वेरी वरीड व्हाट शुड वी डू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सारे लोग चिंतित थे, और बाकी सारी चीज़ों को हम आगे जानेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। जैसे कि अभी वहाँ पर युद्ध चल रहा है, और अभी जैसा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण लग रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों ने लास्ट जो 10 दिन से युद्ध चल रहा है, आप लोगों ने क्या क्या वहाँ पर महसूस किया, क्या क्या वहाँ पर कष्ट झेला आप लोगों ने, और वहाँ का जो सारा एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस से बताइए। हमने जब युद्ध आई थिंक 24 की सुबह पहला ब्लास्ट हुआ, 24 की सुबह 4-4:30 बजे। वहाँ पे उसके बाद से सारे लोग, बहुत डर का माहौल था वहाँ पे। सारे वहाँ पे अपने घर छोड़ रहे थे, घर छोड़ के अपनी मतलब दूसरे शहरों के लिए निकलने लगे कि हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बम का कहाँ पता कहाँ गिर जाए। तो सारे लोग अपने अपने निकलने लगे। हमें भी फ़ोन्स आए कि ये हो गया, तो हमने भी जितना हो सका हमने अपना बैग पैक किया और हम भी निकल गए कि अपने बंकर्स में चले जाएं पहले, तो सेफ़ हो जाए। उसके बाद बंकर के बाद फिर हमने फ़ोन किया इधर, तो हमारे हॉस्टल है जो, वहाँ पे करीब 200 बच्चे थे। तो मुझे लगा कि वहाँ जाना ज़्यादा सेफ़ होगा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उनके पास गाड़ियाँ थीं, तो हम गाड़ी में बैठ के हॉस्टल चले गए। फिर वहाँ भी करीब हम 4-5 दिन बंकर में ही रहे। मतलब सुबह आते थे 8 बजे बाहर, और शाम को 6 बजे के बाद से फिर अंदर चले जाते थे। मतलब 15 घंटा हम बंकर्स में रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे, सब कुछ वहीं पे। तो बहुत वहाँ पे खाने का भी, अब मैं तो कहता हूँ ख़त्म होने लगा। हमारे पास ही लिमिटेड बचा था उस टाइम पे कि कम से कम 2 से 3 दिन और खा सकते थे। अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करती हमें निकालने का, तो हमें ये भी नहीं पता था क्या होगा। बहुत परेशानी था कि क्या करें, हम खुद से तो कुछ कर नहीं सकते थे कि ना बस चल रही है ना टैक्सी चल रही है, हम निकलने का सोचे भी तो कैसे करें। बट इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, हमें जल्दी से जल्दी निकाला, तो उनके बहुत अच्छा काम किया। जैसा कि आपने बताया, भारतीय सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन वहाँ पर जब आप लोग थे तो आप लोगों को क्या लग रहा था कि यहाँ इस युद्ध के माहौल में हम लोग कैसे जाएंगे? सरकार, क्योंकि वहाँ पर और दूसरे देशों के भी लोग हैं, तो उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? यही, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होगा, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोग निकल भी पाएंगे कि नहीं। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि शायद खुद से भी हम कोशिश करें कि कोई गाड़ी करके या बस करके निकले, बट निकलने नहीं हो रहा था। हम 5 दिन से वहीं थे। जब गवर्नमेंट ने ये
मिशन गंगा ऑपरेशन चालू किया, उसके बाद हमें लगा कि हाँ चलो कुछ हो सकता है। फिर हमें बोला गया कि आप इंडियन फ्लैग कैरी कर सकते यू कैन, हाँ आप अपने साथ इंडियन फ्लैग कैरी कर लो, तो कोई भी रोकेगा तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको छोड़ देंगे। जो रशियन आर्मी वगैरह भी रोकेगी आपको, तो आप इंडियन फ्लैग कैरी करो और निकल जाओ। तो हमें टाइम दिया गया था सुबह 10 से लेके 2 बजे का दिन में, कि इस 4 घंटे में आपको जितने हो सके, चाहे बस मिल रही हो, चाहे टैक्सी मिल रही हो, चाहे ट्रेन, उस पर आप बैठ के निकल जाओ। तो हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकल गए थे। वहाँ से हमने ट्रेन ली, रेलवे स्टेशन से करीब 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के गए रेलवे स्टेशन। वहाँ से फिर ट्रेन ली, वहाँ से हम लिवीव गए, जो वेस्टर्न साइड है, पोलैंड की साइड। वो करीब 12 से 13 घंटे हम खड़े गए वहाँ से ट्रेन में। वहाँ पहुँच के फिर हमने वहाँ से दूसरी गाड़ी की जो बॉर्डर को लेके जा रही थी। वहाँ से बॉर्डर 300 किलोमीटर था। फिर हम वहाँ से हमने गाड़ी बुक की, फिर वहाँ बॉर्डर तक पहुँचे। मतलब 30 घंटे से ज़्यादा लग गया हम लोग को बॉर्डर पहुँचने में। ये जैसा कि 30 घंटा एक बहुत लंबा समय होता है। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि मैम, जब वहाँ पर बोला गया कि आप लोग भारत का झंडा लेकर जा सकते हैं, तो आपके जो मित्र थे वहाँ और दूसरे देशों के भी जो थे, तो उनका आपसे क्या कहना था, उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो लोग क्या चाह रहे थे, हम क्या सपोर्ट करें उनको? सपोर्ट तो ये था कि चाहे वो यूक्रेनियंस हो, चाहे टर्किश हो, चाहे पाकिस्तानी हो, सारों ने इंडियन फ्लैग का यूज़ किया। एंड मोदी जी ने जब ये कहा कि आप इंडियन फ्लैग दिखा के आपको कोई भी नहीं रोकेगा, तो मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि हम टर्किश से हैं या हम पाकिस्तानी हैं। सब ने बस अपना इंडियन फ्लैग लिया और बस चलते गए और हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई रोड पे एंड बॉर्डर क्रॉस करते तक। एंड सब ने ये एक्सपीरियंस दिया कि लाइक आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। और इस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी इंडियन फ्लैग यूज़ करके बॉर्डर क्रॉस कर पा रहे थे। इन्होंने जो बोला काफ़ी अच्छा, मतलब अभी मैं देखा कि अभी जो हम भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छी बात है और प्राउड का मोमेंट भी है। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे ऐसे जगहों पे हम लोग भारत के रेलवे स्टेशन या जनरल जगहों पे देखते हैं महिलाओं को काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो आप लोगों ने इस, जैसे सर ने बताया, बंकर में रहना पड़ा और काफ़ी कष्ट हुआ, आप लोगों को वहाँ पर मतलब एक महिला होने के नाते कुछ परेशानियाँ थी या आप लोगों को भी जनरल फैसिलिटी मिल रहा था और सारा कुछ ठीक था? नहीं, महिलाओं को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी वहाँ पे। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सबके लिए सेम है, बट प्रायोरिटी गर्ल्स के लिए थी कि पहले उनको जगह दी जाए कहीं। हाँ, जैसे आपको ट्रेन में बैठने के लिए हो, चाहे प्लेन में बैठने के लिए हो, चाहे ट्रेन में हो, कुछ भी हो, गर्ल्स को पहले प्रेफरेंस दी जा रही थी। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे अभी युद्ध का माहौल चल रहा है, आप लोग किस साइड रुके थे? किस साइड रुके थे? यूक्रेन में आप लोग किधर रहते थे? हम कीव में से, प्रॉपर कीव सिटी से। अभी जैसे वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है और वहाँ पर रहने का तो छोड़िए, अभी तो लोग वहाँ जाने का भी नहीं सोच सकते जो माहौल चल रहा है। तो आप लोगों ने आसपास फायरिंग या इतने धमाके हो रहे हैं, ये सब आपने कुछ महसूस किया? बहुत ज़्यादा। हमने आंखों से भी देखा बम गिरता हुआ और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी। पहला दिन बम गिरा, वो भी मतलब हमें धमाका सुनाई दिया। और जो दूसरे तीसरे दिन गिरा तो वहाँ तो हमने देखा भी बम गिरता हुआ प्रॉपर। थोड़ी दूर गिरा था, हमारे से 5 किलोमीटर दूर, बट उसका धमाका इतना बड़ा था कि हिल गई थी सारी बिल्डिंग्स जहाँ पे हम थे। और फायरिंग्स की भी आवाज़ रातों में आती थी कि पता नहीं कहाँ पे हो रहा है, कब कौन कहाँ आ जाए, कोई भरोसा नहीं था वहाँ पे। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खाने की जो परेशानी है वो मतलब पहले ठीक था, बाद में ज़्यादा होने लगा, या अभी जब तक आप लोग वहाँ से आए तब तक ठीक था? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हमारे पास ग्रोसरीज थी, हम जो यूज़ कर रहे थे, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन सारे शॉप्स तो बंद थे, हम जाके ग्रोसरी ले तो सकते नहीं थे। तो जैसे जैसे हमारे पास ग्रोसरी ख़त्म होने लगी तो फिर तकलीफ़ें बढ़ती रहीं। जब तक हमारे पास राशन था हम खा पी रहे थे ठीक से, फिर उसके बाद हमने ब्रेड खाई है, बिस्किट्स खाए हैं या एप्पल्स हैं, फ्रूट्स खा के हम रहते थे। एक टाइम भी खा लेते थे तो लगता था चलो बहुत है, और उसके बाद हमें अब और अगर कुछ 4-5 दिन हम और रहते तो पता नहीं हमारे पास खाने के लिए क्या होता। सुपरमार्केट जितने भी थे सारे खाली हो चुके थे। ना ब्रेड मिल रहा था, ना दूध मिल रहा था, फ्रूट्स मिल रहे थे, कुछ भी नहीं था, बस वही यूज कर रहे थे।
तो करीब 4 से 5 दिन के बाद वहाँ सारा स्टॉक ख़त्म हो गया था। अभी तो मेरे को लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गया, पानी का भी वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अभी प्रॉब्लम था। फ़िलहाल। अच्छा, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर क्या माहौल है? जैसे अभी देख रहे हैं आप, इतना माहौल ख़राब है जब से परमाणु बम को लेकर उन्होंने बोला है, तब से और माहौल ख़राब है। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पर कैसा डर है, क्या भय है लोगों के मन में वहाँ पर? लोग वहाँ डर भी रहे हैं, जो जिनको डर है कि हाँ हो भी सकता है, क्योंकि वॉर का भी इतना कुछ सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। तो वैसा ही न्यूक्लियर का है, क्या पता वो कर भी सकते नहीं भी। तो लोगों के मन में डर तो है कि हाँ न्यूक्लियर भी हो सकता है। तो लोग वहाँ से बहुत लोग भाग रहे हैं, और कोई है भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पूरी शहर खाली हो गया, वहाँ काफ़ी बड़ा शहर है, 30 से 40 लाख लोग रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे अभी भी हैं और वहाँ लड़ भी रहे हैं वो, उनको वैसा है कि हाँ हम हैं यहाँ पे, हम लड़ेंगे। मतलब लोगों के मन में दोनों आशंका है कि परमाणु युद्ध भी हो सकता है। हाँ ऐसा है। अब चलिए, एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जैसे आप लोगों ने 5-5, 6-6 साल वहाँ पर पढ़ाई किया, अभी यूक्रेन काफ़ी तबाह हो चुका है, तो फिर आप लोगों का जो आगे का एजुकेशन है वो वहाँ की सरकार कैसे शुरुआत करेगी? क्योंकि ये ज़्यादा चिंता का सब्जेक्ट है, इतना साल दे के वहाँ पढ़ाई किए, तो इसको लेकर कुछ प्लानिंग वहाँ या आप लोगों के मन में कुछ चल रहा है? हमारे मन में तो चल रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं, हमारी कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो कॉलेज के डीन हैं, उन लोगों ने बोला है कि आपकी जो जितनी साल की पढ़ाई है उसका हम आपको ट्रांसक्रिप्ट बना के दे सकते हैं कि आप यहाँ तक पढ़े हो। बाकी आप अगर यूक्रेन में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी के नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके आप, जिनका 6 महीना बचा है, किसी का साल बचा है, तो आप वहाँ पे एडमिशन लेके कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो अभी इनका क्या कहना है गवर्नमेंट का, अगर ये सारा कुछ सही से हो जाता है तो मे भी वहीं पे हो सकता है। तो अभी इसका कोई पता नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कंप्लीट करके देंगे और सारे हमको मतलब डिग्री हमारी हाथ में देंगे, इतना भरोसा है कि वो करेंगे। लेकिन ये जो युद्ध हुआ है इसको कब तक ठीक होगा, कब तक ये युद्ध चलेगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वहाँ के लोग कुछ शेयर कर रहे थे कि कब तक क्या कैसा, किसी नहीं, वहाँ के लोकल लोगों में भी किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इतना होगा और ये कब तक चलेगा। बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा वॉर हो जाएगा। हम बस सोच रहे थे कि मिलिट्री का या आर्मी का जो भी चल रहा है ये चलते रहेगा, बट सडनली एक रात हुआ कि सीधे ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो सब टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हमारे जो वहाँ के लोकल फ्रेंड्स हैं उनसे भी हम डेली पूछते थे कि सच में वॉर होगा क्या हम वापस चले जाएं इंडिया, तो वो बोलते थे कि नहीं टेंशन मत लो, ऐसा वॉर तो नहीं होगा। बट जिस दिन वॉर हो गया तो वो खुद भी टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया, अब हम कहाँ जाएं। आज जैसा अभी आपने बोला लोकल फ्रेंड्स से, तो जब आप लोग वापस आ रहे थे तो कोई आपके वहाँ के लोकल फ्रेंड्स नहीं बोले कि हमें भी भारत ले चलो, आप लोग तो जा रहे हो? बोले एक दो तो बोले, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो वहाँ पे इंडियंस इतने फंसे हैं, गवर्नमेंट पहले तो उनको निकालेगी, उनको प्राथमिकता देगी, और बाकी जो वहाँ के जो 4 कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती हैं वो चारों कंट्रीज़ ने अपनी बॉर्डर खोल दी है कि यूक्रेन के जो भी लोग हैं आप जा सकते हैं। इस कंट्री में आ सकते हो। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, ये 4-5 कंट्रीज़ की बॉर्डर लगती हैं। इनमें यूक्रेनियंस को फ्री एंट्री है, आप विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो। हमें भी फ्री एंट्री थी, हम भी फ्री एंटर किए और सारा कुछ वहाँ से यहाँ तक आए। अब फ्री से जैसे सरकार ने सारी चीज़ें अपने साइड से किया है, आप लोगों को वहाँ से यहाँ आने में कुछ परेशानी तो नहीं हुआ? कीव से लेके बॉर्डर तक तो बहुत परेशानी था, पता नहीं कब क्या हो जाए। वहाँ से तो हम अपने रिस्क पे निकले थे, पहले ट्रेन से निकले, फिर आधी दूर गाड़ी से चले, फिर ट्रेन ली, तो यहाँ तक तो पता नहीं था कब क्या हो जाए। हम बिना रुके आए कि हाँ निकलना है तो बॉर्डर तक निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद से गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। वहाँ से वो होटल लेके गए, खाना पीना की व्यवस्था था, वहाँ रुकाया, एक दिन हमें सब कुछ दिया, दूसरे दिन हमारी फ़्लाइट बुक की, फिर एयरपोर्ट छोड़े और हम वहाँ से दिल्ली आ गए। मैम आपने राहत का सांस कब लिया कि चलो अब मैं भारत पहुँच जाऊँगी, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ? जैसे ही हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद हमें राहत मिली कि चलो अब हम यूक्रेन से बाहर हैं और दूसरे यूरोपियन कंट्री में हैं। सो जाके थोड़ा सा लगा कि अब मैं भारत पहुंच सकती हूं वापस। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जब हम दिल्ली लैंड किए तब सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगा कि हाँ कि अब अपने देश में अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि वो भी कंट्री उनका बॉर्डर लगता था तो वहाँ भी डर है कि पता नहीं कब पास में है, कुछ भी हो सकता है। बट ये था वहाँ भी हम सिक्योर फील कर रहे थे, बट जब हम अपनी कंट्री पे लैंड किए तब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे बढ़िया अच्छा लगा, सबका सपोर्ट था, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी बच्चे अभी भी ला रहे हैं जो बचे हुए हैं,
तो बहुत सही किया। देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और काफ़ी देशों के लोग वहाँ फंसे हुए हैं और हमारे भारत के लोग इतने सुरक्षित इतने अच्छे से आ रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से घर पहुँच गए हैं। सबसे पहले घर पहुँच के आपको कैसा लग रहा है? घर पहुंच के तो बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है यहाँ पे, बहुत सबसे मिले हम लोग, बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम 1.5 से 2 साल बाद आ रहे हैं इंडिया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए काफ़ी देश हैं और बहुत सारे देश के लोग वहाँ फंसे हैं। बाकी देशों के लिए कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहे ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारे भारत के लिए इतना अच्छा कदम उठाया गया है, मिशन गंगा जो चलाया जा रहा है। आप लोग गंगा मिशन में इतना अच्छे से आए हैं, आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये मिशन अच्छा था, क्या था, कैसा था और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों के लिए? मिशन गंगा मैं कहता हूँ बहुत बहुत ही अच्छा है, कि कोई डाउट नहीं कि वहाँ से इससे मिशन गंगा के देखा जाए तो इनमें से बहुत अभी तक 10 से 10,500 बच्चे आ चुके हैं। और मोदी जी ने खास करके अपना पूरा फोकस बच्चे को निकालने में लगाया है कि हाँ वहाँ पे एक एक बच्चा जो है सुरक्षित वापस आना चाहिए, कि कुछ भी करना पड़े, हम अपनी वायुसेना भी भेजना पड़े हम भेजेंगे। और उन्होंने अपने मंत्री भेजे हुए हैं वहाँ बैठाए हुआ, पूरा कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे कि हाँ जो जिस बॉर्डर पे आ रहा है उनको जितने से जल्दी हो आप वहाँ पे हम अंदर लें और उनको वहाँ पे सुविधा दें। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हाँ मैम, आप क्या बोलेंगी इस मुद्दे पे? सेम कि मोदी जी ने जो मिशन गंगा चालू किया था, इस वजह से हम पहले तो डरे हुए थे कि निकलें कैसे। जब उन्होंने बताया कि हम इंडियन फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं, तो हम पहली बात तो हमारे पास इंडियन फ्लैग नहीं था जी। और सारे स्टोर्स बंद थे कि हम कहीं से जाके ले भी नहीं सकते थे, कि प्रिंट आउट भी नहीं निकाल सकते थे कि इंडियन फ्लैग का प्रिंट आउट निकाल लें। तो फिर सारे बच्चों ने जो A4 शीट्स होती हैं उस पर हमने इंडियन फ्लैग की पेंटिंग करी और वो हम अपने साथ कैरी करके बाहर निकले। तो और जो बाकी कंट्रीज़ के थे वो भी हमसे लेते थे कि प्लीज़ हमें भी एक अपने मतलब बना के आप दे दीजिए इंडियन फ्लैग, सो हम भी कैरी कर सकें। तो बहुत प्राउड फील हुआ इंडियन मतलब गवर्नमेंट जो मोदी जी ने बोला कि आप फ्लैग कैरी करिए। लाइक मोदी जी कीव में तो नहीं आ सकते थे और वहाँ पे कुछ जो मिनिस्टर्स आए हुए हैं वो भी कीव में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ पे जो वॉर का सिचुएशन था। तो वहाँ से निकलने का जो हमें उन्होंने जो जरिया बताया वो बहुत बड़ी बात थी। और जैसे ही बोला कि इंडियन फ्लैग आप कैरी करके बाहर निकलेंगे, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, तो बहुत राहत मिली थी। हमने अपने हाथों से सारा दिन, जब भी रात भर हम बंकर पे बैठे थे, हम बस फ्लैग्स बनाते रहते थे और सब एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब हम सुबह निकले तो सबके पास एक एक इंडियन फ्लैग का मोनो था। अच्छा, जब आप बंकर में बंद रहते थे तो आपको वहाँ कुछ डर का माहौल तो रहता ही होगा, फिर भी ऐसा नहीं लगता होगा कि जेल में ही बंद है टाइप का? नहीं, जेल में बंद जैसा तो नहीं लगता था, बट एक छोटे से रूम में 100-200 बच्चे दिन भर रात बैठे रहते थे। ना सोने की जगह होती थी, ना पहली बात तो किसी को नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि हम बंकर पे बैठे हैं, इधर ब्लास्ट हो रहा है, शायरन बज रहा है, उसकी आवाज़ें आती थी। तो जो बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे थे वो भी डर जाते थे। कुछ बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता था, कुछ बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे थे, किसी को बेहोश हो जाते हैं, कोई ऐसे बहुत सी दिक्कत हो रही थी। बट ये था कि बंकर के अंदर ये तो था कि अगर बॉम्ब गिरेगा हम थोड़ी सी राहत फील करते थे कि हम थोड़े से सेफ हैं उसके अंदर बैठे। तो हमने ये नहीं देखा कि हमें वहाँ पे सुख सुविधा मिल रही है कि नहीं, बस अपनी जान के लिए हम वहाँ पे रात भर बैठे रहते थे। सर, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारे भारत के 4 मंत्री वहाँ जाकर आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जैसे हर जगह अलग अलग सरकारें होती हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में अभी दूसरी सरकार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कदम आप लोगों के लिए उठाया गया या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया गया कि आप लोगों को ऐसा प्राउड मूवमेंट आया हो कि चलो छत्तीसगढ़ सरकार भी हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है, ऐसा कुछ सुनने में वहाँ पर आया? छत्तीसगढ़ सरकार ने ये किया कि हमें वहाँ से तो रिसीव करवाया और हमें वहाँ रुकवाया गया कि छत्तीसगढ़ का जो वहाँ पे दिल्ली में भवन है, हमें वहाँ से वहाँ लेके आया गया। उसके बाद हमारे टिकट्स वगैरह की। बाकी वैसा कोई मोरल सपोर्ट नहीं था, ना उन्होंने उनका कोई भी, चाहे आप मंत्री से कह लो या छोटा कार्यकर्ता भी, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि क्या हाल चाल है, क्या है, कुछ नहीं पूछा। अब
इंडियन गवर्नमेंट मोदी सरकार कर रही है तो उनका तो कोऑर्डिनेशन इतना दिखाना पड़ेगा। तो बस वही, हाँ, वहाँ से उन लोगों ने एयरपोर्ट से रिसीव किया हमें, वहाँ पे खाना पानी हम खाए और 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी। बाकी वैसा कोई उनका कोई नेता या कोई वहाँ मिलने नहीं आया, ना किसी ने बात की। हाँ, वहाँ पे एक जॉइंट कमिश्नर थी छत्तीसगढ़ से शायद, वो आई थी, वहीं पे थी, वो हमसे मिली, वो बात करके गई बस। जैसे भारत से यूक्रेन लगभग 6000 किलोमीटर है, तो आप लोग वहाँ इतने साल से रह रहे हैं, तो भारत का याद आता था कि नहीं वहाँ से? याद तो आता था, यहीं पे पैदा हुए हैं, सब कुछ यहीं पे, याद तो आएगा। और वहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए गए थे और फिर वापस आना ही था इंडिया ही आके हम MBBS करके यहीं पे हम अपना सारा कुछ सेवा करना चाहते थे, यहाँ के लोगों का, इनके बारे में सोचना चाहते थे कि यहाँ आएंगे, एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और अपने बस्तर में या इंडिया में जहाँ होगा हम वहाँ पे अपना काम करेंगे और यहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाएंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि MBBS करने के लिए मैम आपने यूक्रेन को ही क्यों चूज किया? क्योंकि हमारे भारत में भी तो सारी फैसिलिटी है लगभग, तो इस पर आप थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दोस्तों को भी, ताकि उन लोग भी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको थोड़ा कुछ नॉलेज मिल सके। यूक्रेन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि भारत में डोनेशन के नाम पे इतने पैसे लेते हैं कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो नहीं सोच सकती कि हम 1 करोड़ डोनेशन दे के फिर अपने बच्चों को पढ़ा सके। और सिर्फ डोनेशन तो 1 करोड़ है, उसके बाद जो 6 साल की पढ़ाई है उसमें भी काफ़ी लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम यूक्रेन जाके अपनी डिग्री पूरी करेंगे, जितने डोनेशन पे लग रहा है उतने में हमने अपनी 6 साल की डिग्री पूरी कर ली और हम वापस भारत आके MCI का एग्ज़ाम देके अपने भारत की सेवा करना चाहते थे हम। मैं भी भारत सरकार से चाहता हूं कि देखिए हमारे भारत में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ रह के यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग इन सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आगे ऐसा कुछ समय ना आए कि हमारे देश के बच्चे भारत को छोड़ के कहीं और पढ़ने के लिए जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो साझा कीजिए। मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि हम मोदी गवर्नमेंट को, इंडिया की जनता को, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो मैम हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने भी दिन रात काम किया कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हों तो उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल के लाया जाए। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मोदी जी को भी, और हमारी छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया ससुरक्षित, उनको हम सभी को धन्यवाद।